हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। प्राइम टाइम में बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कामगारों को सीएम योगी का तोहफा। सीएम योगी ने श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर की 1000 रुपए की धनराशि। बोले पहले हजम हो जाता था रुपया। देहरादून में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की हुंकार। कहा हमारी सरकार बनी तो शहीद के परिजनों को मिलेगी 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। यूपी के बस्ती में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली। नड्डा ने सभा पर साधा निशाना। कहा फर्क साफ, अखिलेश का कुशासन था, योगी का सुशासन है। देश के कई राज्यों में बच्चों को लगाई गई वैक्सीन। 15 से 18 साल के बच्चों का हुआ टीकाकरण। कई राज्यों से टीकाकरण की तस्वीरें आई सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के 1.5 करोड़ कामगारों को बड़ी राहत प्रदान की है। लोक भवन में मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में श्रमिकों के बैंक खातों में भरण पोषण भत्ते के रूप में 1000 रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है। श्रमिकों ने इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था और वो इसका इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 7 कामगारों को 1000 रुपए के चेक भी भेंट किए हैं। लोक भवन के सभागार में आयोजित श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता वितरण समारोह में पिछली सरकारों पर हल्ला बोलते हुए सीएम ने कहा कि साल 2017 से पहले की सरकारों में मजदूर शोषण का शिकार होता था। आज इनको सहायता राशि दी गई है, पहले उसका भी बंदरबाट होता था। पहले गरीबों का यही पैसा उन नेताओं के घरों में भरा जाता था, जिससे आज जेसीबी लगाकर नोटों की गड्डियों के रूप में निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तो लोग इसे स्वीकार भी कर रहे हैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। 2017 से पहले श्रमिक शोषण का शिकार होता था, उसे शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता था, उसके पास ना राशन कार्ड होता था, ना कोई ठिकाना होता था। जो अब तक प्रदेश के अंदर, जो मैंने आपको पहले ही बताया यहां पर, कि मानदेय जो आपको अब तक प्राप्त होता था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रतिमाह 5500, मिनी आंगनबाड़ी को 4250 और सहायिका को 2750 रुपये का जो मानदेय उपलब्ध होता है, अब यह मानदेय पीएलआई के साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कुल 8000 रुपये तक प्राप्त करेंगी प्रदेश के अंदर। मिनी आंगनबाड़ी 6500 और सहायिका 4000 तक प्राप्त करने में उन्हें मदद मिलेगी। देहरादून में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा उत्तराखंड से कोई भी जवान, चाहे वो फोर्स से हो, पैरामिलिट्री फोर्स से हो या पुलिस से हो, जो देश सेवा करते हुए शहीद होगा, उनके परिवार को हमारी सरकार 1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि देगी। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि हमारे जवान जो रिटायर्ड होंगे वो उत्तराखंड के नव निर्माण के अंदर भागीदार बनेंगे और उन्हें सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। केजरीवाल की इस रैली में जबरदस्त लोगों का जमावड़ा नजर आया। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मजबूरी में मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए। अखिलेश यादव ने कहा जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला सपा ने लिया है और किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी, सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी को हो रही है। अखिलेश ने कहा हमारे किसानों की आय भाजपा के लोग दोगुनी नहीं कर पाए थे, जो वादा किया, लेकिन अब भी भाषण में बीजेपी के लोग ये बात नहीं कह रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा जिन कानूनों से किसान की खेती बर्बाद हो जाती है, उनके हाथ से उनकी जमीन निकल जाती है। थर्मल प्लांट जो ललितपुर में बनकर के तैयार हो गया है, उसके बाद एटा में 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट जो जवाहरपुर योजना के अंतर्गत लग रहा है। हमारे अनुपयोगी मुख्यमंत्री अगर ध्यान देते तो बिजली का कारखाना जल्दी बनकर के तैयार हो जाता। हरदुआगंज में 660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, पनकी में सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है 660। निवेली लिग्नाइट का उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जायसवाल जी भी उसके बिजली मंत्री थे, उन्होंने और मैंने मिलकर के शिलान्यास किया था और वो भी अभी कारखाना बनकर के नहीं तैयार हुआ है। अगर वो बिजली का कारखाना बनकर के तैयार हो जाता तो आज उत्तर प्रदेश के पास बिजली पर्याप्त होती।
कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मंत्रियों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु के बाद अब उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिद्धू को आड़े हाथों ले लिया है। जानकारी के अनुसार रंधावा ने प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मजीठिया पर की जा रही बयानबाजी को लेकर कहा कि सिद्धू को अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए, क्योंकि मामला कोर्ट में है और सिद्धू को ये संदेश नहीं देना चाहिए कि कोई राजनीतिक बदलाखोरी हो रही है। सिद्धू अगर कह रहे हैं कि उनके कहने पर कार्रवाई हो रही है तो ठीक है, लेकिन ऐसे बोलना नहीं चाहिए। रंधावा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सिद्धू अगर कहे तो मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ राज्य में बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान दिल्ली के कई जगहों पर चक्का जाम देखने को मिला। अक्षरधाम मंदिर के पास लंबा जाम लग गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, लेकिन 1000 शराब की दुकानें खोल दी है। इस नीति के विरोध में दिल्ली के सभी रास्तों पर बीजेपी प्रदर्शन करती नजर आई। तो वहीं हालात काबू में करने के लिए पुलिस को कुछ लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने खुदरा शराब कारोबार से खुद को अलग करते हुए पिछले साल नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी में नई आबकारी नीति लागू की थी। दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन करने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी का शराब माफिया से रिश्ता रहा है। जहां शराब की दुकानें नहीं थी, वहां बीजेपी शराब माफियाओं के साथ अवैध शराब की दुकान चलाकर 3500 करोड़ कमाती थी। लेकिन केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी से 3500 करोड़ की चोरी रुक गई, तो बीजेपी को दर्द होना ही था। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे। वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा। यूपी के बस्ती में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने सपा पर हमलावर होते हुए कहा कि हमने लोगों को जोड़ा है, उन्होंने लोगों को बांटा है। उन्होंने हमें धर्म के नाम पर बांटा है। जिन्होंने देश का विभाजन किया, उनके नाम को लेकर आज भी समाज को बांटने पर जुड़े हैं। ये है अखिलेश यादव की सरकार और उनके लोग। नड्डा ने आगे कहा कि जिस तरह से बीजेपी की तेलंगाना के उपचुनावों में जीत हुई है, उसके केसीआर सरकार बौखला गई है और अब वो प्रजातंत्र का गला घोटने और प्रजातंत्र की आलोचनाओं को दबाने के लिए आ गए हैं। बीजेपी शिक्षकों की लड़ाई लड़ेगी और सच की जीत होगी। 5 साल में 700 दंगे हुए, 700 दंगे, पलायन हुआ, लोग घर छोड़ करके गए। मां बेटियां घर से सूर्यास्त के बाद निकल नहीं सकती थी। आज सरेआम अच्छी तरीके से, हिम्मत के साथ, सम्मान के साथ रात के 12 बजे तक घूमती हैं और इज्जत के साथ चलती हैं। ये योगी जी की सरकार ने दिया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, आपको इनका रिपोर्ट कार्ड रखते हुए मैं बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं। अखिलेश जी, आपने 15 आतंकवादियों को बचाने के लिए उनके केस विड्रॉ किए थे। समाजवादी इत्र बनाने वाले विधान परिषद सदस्य पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन को आयकर विभाग की टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पंपी जैन के आवास और प्रतिष्ठान समेत 1 दर्जन ठिकानों पर बीते 4 दिन से पड़ताल कर रही है। आयकर विभाग की टीम ने अब सख्ती बढ़ा दी है। टीम पंपी जैन को लेकर कानपुर गई है। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के देश में कई प्रतिष्ठान तथा आवास पर पड़ताल में आयकर विभाग को करोड़ों की धनराशि के साथ आयकर देने के मामलों में कमी के कई कागजात मिले हैं। इसके बाद टीम ने 4 दिन से कन्नौज में अपने पुश्तैनी आवास में रह रहे पुष्पराज जैन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आयकर विभाग की टीम इत्र कारोबारी को सोमवार सुबह करीब 9 बजे कानपुर लेकर गई है। लखीमपुर हिंसा केस में यूपी एसआईटी ने लखनऊ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 5000 पन्ने की चार्जशीट में एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया है।
इतना ही नहीं, एसआईटी के मुताबिक आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था। इससे पहले एसआईटी लोहे के बक्से में 5000 पन्ने की चार्जशीट लेकर लखनऊ कोर्ट पहुंची। चार्जशीट में पुलिस ने आशीष मिश्रा के एक अन्य रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के आरोप लगे हैं। आशीष मिश्रा की धार जीप के पीछे चल रही 2 गाड़ियों में से एक वीरेंद्र की स्कॉर्पियो थी। पहले शुक्ला ने अपनी स्कॉर्पियो छिपाकर दूसरे की गाड़ी को बताया था। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सिविल अस्पताल का दौरा किया। इस अस्पताल में 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा रही है। सीएम योगी ने फ्रंटलाइन के वर्करों से बात की, साथ ही अस्पताल का जायजा भी लिया। बाद में सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या लगभग 1 करोड़ 40 लाख है। उन्हें कोवैक्सीन देने के लिए कहा गया है। आज से प्रदेश में 2150 केंद्रों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। लखनऊ में 29 केंद्र बनाए हैं जहां 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की डोज दे रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में 18 साल से ऊपर के 20 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों को अब तक वैक्सीन की डोज दे दी गई है। गुजरात में आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आज सुबह स्कूल पहुंचे और बच्चों के टीकाकरण का जायजा लिया। उन्होंने बच्चों से सहज बातचीत भी की। बता दें कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र में सीधे टीकाकरण कराने वालों के लिए ऑफलाइन विकल्प भी है। बच्चों के टीकाकरण के लिए 7 जनवरी मेगा ड्राइव अहमदाबाद जिले के 9 तालुकों में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण केंद्र स्थापित करके शेष बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। अभिभावकों को भी बच्चों को टीका लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि 9 तालुकों के अधिकांश बच्चे मेगा अभियान में शामिल होंगे। अपोलो अस्पताल के विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों को 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण करने के लिए लगाया जाएगा। टीकों के भंडारण और बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए कोल्ड चेन का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। टीकाकरण प्रक्रिया का पालन विभिन्न प्रकार के संक्रमण नियंत्रण पर्त की तरफ से किया जाएगा, जिसमें बुखार की जांच, शारीरिक दूरी, हाथ की स्वच्छता, मास्किंग और सभी लाभार्थियों का सुरक्षित इंजेक्शन शामिल है। गुजरात से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में 15 से 18 साल को बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन का विविध आगाज किया है। सीएम गहलोत ने जयपुर के गणगौरी बाजार स्थित स्कूल जाकर वैक्सीनेशन का आगाज किया। जयपुर में पहला टीका जेके लोन अस्पताल में लगाया गया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि हमें खुशी है कि मोदी सरकार ने हमारी मांग पूरी कर दी है। हमने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज और बच्चों के वैक्सीनेशन की मांग भी की थी। हमें खुशी है कि पीएम नरेंद्र मोदी को हमारी मांग माननी पड़ी। सीएम ने कहा कि हम केंद्र सरकार पर 5 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का दबाव बनाएंगे। बूस्टर डोज सभी को लगे। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की मजबूती हो सकती है कि वैक्सीन नहीं हो उनके पास, लेकिन हम मोदी सरकार पर सभी को बूस्टर डोज लगाने की मांग का दबाव बनाएंगे। मुझे खुशी है कि हमने जो मांग की थी बूस्टर डोज की भी, बच्चों के वैक्सीनेशन की भी, प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी पड़ी और आज पूरे मुल्क में अंदर जो वैक्सीन शुरू हुआ है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहूंगा कि दुनिया के मुल्कों के अंदर छोटे बच्चों को, 2 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चों को लगने लग गई, 5 साल के बच्चों को लगने लग गई है। उसी प्रकार से हमारा भी गोल होना चाहिए, इतने बड़े मुल्क के अंदर 5 साल के बच्चों को भी सब बच्चों को वैक्सीन लगे, ये हमारी मांग रहेगी। और लगातार हम प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करेंगे, पत्र भेजेंगे, दबाव देंगे कि देश के अंदर बूस्टर डोज सबको लगे, 60 प्लस क्यों नहीं लगे, जिसको जरूरत है उसको लगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और राज्य मंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। देश में कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। रविवार 2 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में देश में कोरोना के 1.23 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। ये 12 हफ्ते में सबसे ज्यादा मामले थे, यानी एक हफ्ते में देश में कोरोना संक्रमण की दर लगभग 3 गुना हो गई है। मामलों में 82,000 की बढ़ोतरी हुई है। वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके मद्देनजर रविवार से नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। सोमवार की सुबह से मंदिर प्रशासन की ओर से ये व्यवस्था बनाई गई है कि बाबा दरबार में वीआईपी स्थगित रहेगा। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से काशी वासियों से ये अपील भी की गई है कि वो बाहर के श्रद्धालुओं के हुजूम को देखते हुए फिलहाल सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन
पूजन से बचे। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन के पालन की भी अपील की गई है। ऐसा कहा गया है कि श्रद्धालु मास्क लगाकर ही विश्वनाथ धाम में आए और हर संभव प्रयास कर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। मुरादाबाद रेल डिवीजन के रोजा रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग और नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के लिए आज से 7 जनवरी तक ब्लॉक रहेगा। इसकी वजह से रेलवे ने इस रूट की 16 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें 20 ट्रेनें इस दौरान रूट बदलकर चलाई जाएंगी, जबकि 3 ट्रेनों का शेड्यूल बदल दिया गया है। प्रभावित होने वाली ट्रेनों में कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया गया है। जानकारी के अनुसार दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद रोजा स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। ये काम 3 जनवरी से शुरू होकर 7 जनवरी तक चलेगा, इसलिए इसके लिए यहां ब्लॉक किया गया है। सीनियर डीसीएम ने जानकारी दी है कि इस दौरान कुल 49 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें से 16 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। कानपुर आउटर रिंग रोड को कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने को लेकर सहमति बन गई है। पहले ये मंधना से रचेंडी के बीच बनना था। एनएचआई की चेयरपर्सन अलका उपाध्याय ने अधिकारियों से नए अलाइनमेंट की रिपोर्ट मांगी है। बीते दिनों लखनऊ में हुई मीटिंग पर अलाइनमेंट को लेकर चर्चा की गई। पहले चरण में अब रिंग रोड मंधना से सीधे उन्नाव के आटा तक बढ़ेगा। इसको लेकर काफी दिनों से मंथन किया जा रहा था। प्रयागराज रोड पर रिंग रोड जिस स्थान से अहेरवा और रूमा गांव से गुजरेगी, वहां से चकेरी एयरपोर्ट की दूरी मात्र 3.1 किलोमीटर है। इसलिए स्थानीय विभागों के माध्यम से चकेरी एयरपोर्ट मार्ग को रिंग रोड से जोड़ने से चकेरी एयरपोर्ट रिंग रोड से और फिर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से सीधा अमौसी एयरपोर्ट से जुड़ जाएगी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक गोदाम में आग लग गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस गोदाम में फर्नीचर का कबाड़ रखा हुआ था। आग की सूचना नजदीकी लोगों से मिली और 8 दमकल वाहन मौके पर पहुंच गए। आग लगने के कारण के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। इस मामले में अभी अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। बता दें कि घाटकोपर मुंबई का एक घनी आबादी वाला इलाका है। ऐसे में आग ज्यादा दूर तक ना फैल सके, इसके लिए दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। इस हादसे में अभी तक किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं मिली है। आग इतनी भीषण लगी है कि आग से निकला काला धुआं आकाश में ऊंचाई तक उठता नजर आ रहा है। सलमान खान, स्टारर वीर और अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म अजनबी का निर्माण करने वाले प्रोड्यूसर विजय गलानी का 29 दिसंबर 2021 को देहांत हो गया था। हालांकि अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और न ही अस्पताल प्रशासन द्वारा परिवार को उनका पार्थिव शरीर सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार इसका खुलासा विजय गलानी के करीबी दोस्त रजत रवेल द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि जिस दिन विजय गलानी का निधन हुआ था उसी दिन उनका बेटा प्रतीक वापस मुंबई लौटा था। पिता विजय ने प्रतीक से कहा था कि बेटा मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। आपको बता दें कि मुंबई पहुंचते ही प्रतीक को जैसे ही पिता के निधन की खबर लगी वो तुरंत वापस लंदन लौट गए। यहाँ परिवार को अस्पताल प्रशासन द्वारा अभी तक विजय गलानी का पार्थिव शरीर नहीं सौंपा गया है। करीबी दोस्त रजत रवेल ने कहा कि परिवार को विजय का पार्थिव शरीर 4 जनवरी तक नहीं मिलेगा। रजत लगातार विजय के परिवार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में कानून है और हम इसको लेकर कुछ नहीं कर सकते। अंतिम संस्कार 6 या 7 जनवरी को होने की संभावना है। फिलहाल शमशान बुक और फुल है। पाकिस्तान जहां एक तरफ दुनिया भर में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का दोस्त बना फिर रहा है और उसे मान्यता दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ तालिबान और पाकिस्तानी सेना में ठनी हुई है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक बार फिर तालिबान ने पाकिस्तान की सेना द्वारा टूरंड रेखा पर लगाए गए बाड़े को तहस नहस कर दिया है। तालिबान के सैनिक दक्षिणी अफगानिस्तान की सीमा पर लगे बाड़े को उखाड़ रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा सीमा पर बाड़ लगाए जाने की तालिबान ने एक तरफा और गैर कानूनी करार दिया है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान के पास सीमा पर बाड़ लगाने पर कोई अधिकार नहीं है। गुजरात के पाटन में खस्ताहाल सड़कों की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में कई सड़कों पर गड्ढे हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग सड़कों की मरम्मत पर किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। पाटन के हारिज शहर इलाके में स्थानीय नेताओं को भी खस्ताहाल सड़कों के बारे में स्थानीय लोग कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों का आरोप है कि सड़कों की मरम्मत का काम तो शुरू हुआ था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने सड़क निर्माण बीच में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। नगर पालिका के चीफ ऑफिसर के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर को गलती से सड़क निर्माण का काम आगे नहीं बढ़ पाया है। नगर महापालिका
पालिका की ओर से कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस भी भेजा गया। नगर पालिका और कॉन्ट्रैक्टर के बीच के विवाद का खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। आरिफ नगर पालिका का एंट्री रोड वाला डैमेज रोड रिपेयर करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला था, तो उसने जो रोड तोड़ने का था उसके बदले दूसरा वो जो अच्छा रोड था, सही था, वो तोड़ दिया। तो हमने उसको नोटिस देके वो रिकवर करने का लिख दिया है और उसका खर्चे से वो रिपेयर करेगा। उसके बाद वो जो डैमेज हुआ रोड रिपेयर करने को बोला हमने। कितने देर में ये रिपेयर हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला उसके बारे में? अभी वो नोटिस अभी आज ही निकाली है, वो अभी पता नहीं चला इसका। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।